स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। आज हम बीएड परफॉर्मेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो हमारा 1948 और 49 में गठित किया गया था, उसकी हमारी कुछ मुख्य सिफारिशें चल रही थी जो हमने पिछले पीरियड में भी इसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी को कंटिन्यू करके हम चल रहे हैं। तो उसकी ओर कौन कौन सी सिफारिशें हमारी रह गई है, जैसे उच्च शिक्षा का माध्यम, यानी कि उच्च शिक्षा जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा है उसका पढ़ाने का जो हमारा माध्यम होगा, में कौन सी भाषाएं होंगी हमारी जिनके माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इस स्तर पर इन्होंने सुझाव दिया है कि जहां तक संभव हो सके हम इन बच्चों को जो है इस स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से ही शिक्षण कार्य का कराएंगे, है ना। और जहां तक संभव होगा, जितना भी हमारा कला वर्ग के विषय होंगे, है ना, तो उन विषयों को जो है हम क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। उन क्षेत्रीय भाषाओं का जहां से ज्यादा विकास करने की हम कोशिश करेंगे, है ना। उनकी वोकैबुलरी जो है उनका विकास किया जाएगा और उसमें जो है जितना भी संभव उसके लिए प्रयास करेंगे कि उसका विकास काफी हद तक हो सके, है ना, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके साइंस वर्ग के जो छात्र होंगे या जो व्यवसायिक और तकनीकी वर्गों के जो छात्र होंगे, उनका जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा टिपिकल पाठ्यक्रम है। वो हमारी जो संघीय भाषाएं हैं या क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से वो दिया जाना संभव नहीं है। इसीलिए उनकी शिक्षा अभी जो है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही कराई जानी चाहिए। जब उन शिक्षाओं और जब उन भाषाओं का विकास हो जाएगा, आने वाले 5-4 सालों के अंदर जब उनका अच्छा विकास हो जाएगा तो उसके माध्यम से फिर हम वो शिक्षा जरूर देंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर किस प्रकार का होना चाहिए। इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि आयोग की नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में सुझाव देना था कि किस प्रकार ये ऊंचा उठेगा, और इसके लिए आयोग ने उसके हर पहलू पर विचार किया और हर क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। इनमें उच्च शिक्षा में शिक्षण स्तर को उठाने के लिए बहुत से सुझाव इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसा विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों की दशा में सुधार किया जाए, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले गए हैं और उनसे एफिलिएटेड जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं आसपास जितने भी खोले गए हैं, तो उनमें जो है उनकी दशा, जो उनकी स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। सबसे पहले तो मानकों के अनुसार जितनी भी हमारी भूमि होनी चाहिए उस भूमि को वहां पर पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। उस भूमि के ऊपर भी जितने भी हमारा भवन का निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो वो भी एक पर्याप्त मात्रा में नहीं देखा जा रहा है, जिसमें आपका क्या होता है, क्लासरूम होते हैं, पर्याप्त क्लासरूम होने चाहिए। क्लासरूम भी इस हिसाब से बनाना चाहिए जो कमरे जो है जिसमें बच्चे अच्छी तरह से बैठ सके, है ना। उसमें उनके लिए जितना रिक्त स्थान हो सकता हो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में, उतना रिक्त स्थान होने के बाद जो है बीच में टीचर्स के जाने के लिए गली भी होनी चाहिए। तो इतना एक पर्याप्त मात्रा में उसका एक एरिया होना चाहिए हर कमरे का, जिसमें बच्चे अच्छी तरह से बैठ करके पढ़ सके। और वे कमरे जो है कैसे होने चाहिए, वो हवादार होने चाहिए, रोशनीदार होने चाहिए, हर मौसम में वो परफेक्ट हो, ऐसे वो कमरे होने चाहिए। उनमें क्लासरूम के साथ साथ जो है आपका एक ऑडिटोरियम भी होता है, एक सभागार होता है, जहां पर हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी करना सिखाते हैं, जहां पर हमारे जितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको मनाते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसको मनाते हैं। तो उन सब चीजों को देखना है, पुस्तकालय है या नहीं है, लेबोरेटरी है या नहीं है, अगर है तो किस हालात में, इंस्ट्रूमेंट जो है वो साज सज्जा के सामान जो है वो किस हालात में, वो जर्जर अवस्था में है, तो उनको हमें सही रूप में लाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा जो है प्रिंसिपल का रूम है या नहीं है, टीचर्स का जो रूम है वो है या नहीं है, तो किस हालात में है, फर्नीचर पूरे हैं या नहीं है, तो कमरे में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है, ये लेक्चर स्टैंड है या नहीं है, चार्ट, मॉडल पेपर, है ना, या इस तरह की और भी जो हमारी इक्विपमेंट्स की जो
साधन होते हैं हमारे जो, तो वो वहां पर है या नहीं है। तो उन्होंने देखा है कि पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं थे कि इस स्थिति में यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज पहुंचे हुए हैं, इसीलिए उनकी दशा में सुधारने के ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का इन्होंने सुझाव दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निम्नतम योग्यता कितनी होगी? इंटर पास, क्योंकि ग्रेजुएट करना है आपको, और निम्नतम जो आयु होगी कम से कम वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका बच्चा जो इंटरमीडिएट इसने कर ली हो उसको ही प्रवेश उसमें दिया जाएगा। तीसरा इसमें बताया है कि स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास छात्रों में से भी केवल योग्य जो छात्र होंगे उनको ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से कुछ इस तरह की परीक्षा करानी चाहिए जिसमें योग्य छात्र हो, जो एक बुद्धिमान छात्र हो, जिनका बौद्धिक लेवल बहुत अच्छा हो, क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा लेने का मतलब ये है कि आपको जो है एक नेतृत्वशीलता आपके अंदर आनी चाहिए। उस प्रत्येक विषय का एक नेतृत्व करना आना चाहिए आपको, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं। उसका ब्रीफ का जो ज्ञान था वो वाला समय तो चला गया, अब आपको विस्तार ज्ञान दिया जाएगा और आप उसको एक्सेप्ट करने के योग्य भी हैं या नहीं है ना। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है कि स्नातकोत्तर स्तर पर अखिल भारतीय प्रवेश स्तर पर परीक्षाएं करानी चाहिए। नहीं, प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर ही कोई एक एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए जिसमें पास होने के बावजूद ही बच्चों का प्रवेश उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि शोध कार्य के अवसर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केवल योग्य और सक्षम छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। रिसर्च वर्क जो है, जो पीजी कोर्स कर चुका है वो भी अच्छे नंबरों से पास हो चुका हो, उसको रिसर्च वर्क के लिए तैयार करना चाहिए या उसको एडमिशन उसमें दिया जाना चाहिए। और इस स्तर पर भी आपका जो प्रवेश है वो अखिल भारतीय शिक्षा के स्तर पर भी किया जा सकता है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो रिसर्च वर्क जो है कार्य हो सकता है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 3000 हो सकती है। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य चल रहा है वहां पर 3000 छात्रों की संख्या, और उनसे जो एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज होंगे वहां पर 1500 यानी कि 1500 छात्र वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इन्होंने बताई एक बात। नेक्स्ट इन्होंने बताई है कि जितने भी शिक्षण विश्वविद्यालय और जितने भी एफिलिएटेड महाविद्यालय है उनमें कम से कम जो है एक शिक्षण सत्र जो होता है, जो परीक्षा दिवस तक जो पूरा हो जाता है आपका, उसमें कम से कम 180 कार्य दिवस का एक लेक्चर होना चाहिए। यानी कि जो 365 दिन का एक हमारा पूरा वो होता है, दिन होता है, साल होता है हमारा, उस साल में 180 दिन का जो है एक शैक्षणिक सत्र होना चाहिए जिसमें वर्किंग डेज 180 बताए हैं। उसमें कुछ छुट्टियां हो जाती हैं, संडे हो जाते हैं और भी और अलग से एक्टिविटी हो जाती है। तो उन एक्टिविटी के अतिरिक्त जो है जो क्लास में हम लेक्चर देते हैं उसकी बात उन्होंने बताई कि वो कम से कम 180 दिन होने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि शिक्षक अपने व्याख्यान जो है वो बड़ी परिश्रम से, सतर्कता से जो है ना उसको तैयार करके उनको आना चाहिए। जो टीचर्स जो है वहां पर पढ़ाएंगे उन बच्चों को, तो उनका जो टॉपिक होगा, जो विषय वस्तु है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेके आनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली को जो है ट्यूटोरियल सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। ट्यूटोरियल सिस्टम से क्या हो जाता है कि बच्चे जो है टीचर्स के एकदम से कांटेक्ट में आ जाते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं। और सीधे संपर्क में आने का मतलब ये है कि बच्चे जो है अपने टीचर्स के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। उनकी कोई भी इंडिविजुअल समस्या हो सकती है उनकी, चाहे अपने व्यक्तित्व से संबंधित हो, चाहे अपने पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे अपने विद्यालय से संबंधित हो, तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो उनको अवगत करा सकते हैं और उनका समाधान निकालने की वो उनसे कोशिश करेंगे अपने टीचर से। नेक्स्ट इसमें बताया है कि स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, कुछ सेमिनार किए जाने चाहिए। उन सेमिनार में क्या होगा, सेमिनार में विभिन्न प्रकार के टॉपिक रखे जाते हैं, प्रकरण रखे जाते हैं। उन सेमिनार में जो है
एक तो अपने अपने विश्वविद्यालय का हो सकता है, या अपने अपने महाविद्यालयों का हो सकता है, या 2-3 महाविद्यालयों के बच्चे इकट्ठे करके जो है ना उनको भी वहां पर बुलाया जा सकता है, और एक किस्म से गोष्ठी सम्मेलन का रूप दे दिया जा सकता है, और वहां पर उनको समझाया जा सकता है, बच्चों को समझाया जा सकता है, या वहां पर एक सेमिनार इस तरह का करा दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिए जाते हैं, कुछ बच्चे उस टॉपिक के पक्ष में बोलेंगे, कुछ बच्चे उस टॉपिक के विपक्ष में बोलेंगे, तो एक नई विचारधारा वहां पर निकल करके आएगी। उससे बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, उनका हेजिटेशन जो है वो घटता है, और वे जो है उस सेमिनार के लिए अपने टॉपिक को तैयार करके आएंगे, तो उनमें जो है स्वाध्याय करने की जो है प्रवृत्ति वो भी जागृत होगी, और अपना कंटेंट को लेने के लिए विभिन्न प्रकार की खोज करेंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तकों को छानेंगे, पढ़ेंगे और उसमें से मटेरियल निकालेंगे, या उससे संबंधित जो अपने विशेषज्ञ होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं कि आज हमारे वहां पर सेमिनार है कल को, तो हमें कुछ तैयारी करनी है, आप हमें थोड़ा गाइड करें किस तरह से करना है। तो उनकी तर्क शक्ति, उनकी चिंतन शक्ति, उनकी मनन शक्ति जो है वो बहुत तेज होती है उससे, तो ये एक अच्छी बात उन्होंने बताई है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार करने की जरूरत है, वे ऐसी हो जिनसे छात्रों की वास्तविक योग्यता और क्षमता का पता लगाया जा सके। खाली ज्ञानात्मक शिक्षा का परीक्षा लेना ही काफी नहीं होता है, उनकी जो एक्चुअल, उनकी जो वास्तविक योग्यता है, उनकी जो क्षमता है, उसका पता जिससे लग सकता हो, एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। तीसरा इसमें बताया है कि वहां पर छात्रों के लिए एक अनुशासन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब उन्होंने एक सर्वे किया था तो उसमें छात्र अनुशासनहीनता भी दिखाई दी है वहां पर, तो छात्र को अनुशासन में होना चाहिए। अगर छात्र अनुशासन में नहीं रहेंगे, रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करेंगे, तो हो सकता है उस विश्वविद्यालय में, उस महाविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने का माहौल ना स्थापित हो सके वहां पर, है ना। तो इस वजह से उस छात्र अनुशासन को, उस छात्र की ऊर्जा को, उस छात्र के ज्ञान को जो उन्होंने इकट्ठा किया, उस ऊर्जा को एक दिशा देने की जरूरत है, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर डायरेक्शन उनको मिली अच्छी तरफ तो अच्छी तरफ जाएंगे, और वो गलत तरफ मिली तो गलत तरफ चल जाएंगे, वो जिस तरफ भी जाएंगे उस तरफ ही वो एक हलचल पैदा कर देंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि छात्र को अनुशासन सिखाना चाहिए कि किस तरह से अनुशासन उसमें हो सकता है। कैसे? नंबर 1 बताया कि छात्रों को दलगत राजनीति से दूर रखना चाहिए, यानी कि जिस तरह से समाज में राजनीति होती है, जैसे आपके कोई स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, जैसे आपके राज्यसभा के चुनाव है, जैसे आपके लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है, जिनमें बच्चों को भी उसमें पता लगता है कि सीधा जा रहा है, राजनीति में सीधा उनका संपर्क हो रहा है, उनका भी उपयोग किया जा रहा है। तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उन छात्र छात्राओं को लेकर के वो आगे आते हैं, आंदोलन करते हैं, जुलूस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनसे उनकी जो है पढ़ाई जो है प्रभावित होती है, उनकी एजुकेशन जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो अपनी उस पढ़ाई को छोड़ करके दूसरी तरफ उनका ध्यान ज्यादा चला जाता है। तो दलगत राजनीति से उनको दूर रखना चाहिए, उनको किसी दल से एक संबंध नहीं होना चाहिए, किसी दल की वो घृणा न करें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो होता है कि छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना भी पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा जो होता है कि छात्रों के लिए व्यायाम, खेलकूद, आमोद प्रमोद की क्रियाओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम सैद्धांतिक पढ़ा देते हैं, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल एजुकेशन उनकी जब हो जाती है, पीरियड जब उनके हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है बच्चों को खेल कूद कराएं, है ना, वो करिकुलर एक्टिविटी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह के जो है वो कराएं, वहां पर कुछ व्यायाम की चीजें कराएं, कुछ उनसे कसरत कराएं, है ना। तो बहुत सारी कुछ इस तरह की प्रदर्शनियां लगवा सकते हैं बच्चों से, उसमें उनका सामान बनवा सकते हैं, उनका भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह का उनका जो एक उनकी ऊर्जा है, उनकी जो वो एक ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक विकास है, जो बौद्धिक स्तर है उनका, उनको जो हम एक अच्छी तरह लेकर के जा रहे हैं, अच्छी दिशा में लेकर के जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि छात्रों और अध्यापकों के बीच में निकट का संबंध होना चाहिए, यानी कि आपस में अगर हम मिले जुलेंगे छात्र और अध्यापक, तो हम एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं का
से अवगत हो जाएंगे, है ना। तो जब उनकी समस्याओं का समाधान हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बच्चे जो है उनका मुंह जो है वो इधर उधर ना होकर के अपना एक फोकस रहेगा उनका कि हमें जो स्कूल से संबंधित हमारी समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है, हमारी जो पढ़ाई से संबंधित समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से वो टीचर से मिल सकते हैं, है ना। और इस कार्य के लिए जो है जो छात्रों के जो माता पिता होते हैं या जो जनता जनार्दन होती है, जो राजनीतिक नेता होते हैं जो आसपास के, उनसे भी इस कार्य के लिए सहयोग लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ हमने उच्च शिक्षा का जो माध्यम है, उच्च शिक्षा का जो शिक्षण स्तर है, उच्च शिक्षा में अनुशासन किस तरह से रह सकता है, कुछ 3-4 सिफारिशों के बारे में हमने अध्ययन किया है।